कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से, स्मॉल के से, और इसको क्या बोलते हैं? कप्पा। तो कंडक्टिविटी इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब देखो, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है तो उसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, मतलब उसके आयंस की कुछ कंडक्टेंस होगा, है ना? तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका सॉल्यूशन लिया? किसका सॉल्यूशन लिया? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन मैंने बनाया है। अब इसका वॉल्यूम कितना मान लिया? लेट्स से V मान लिया। कौन सा सॉल्यूशन है ये? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसका वॉल्यूम कितना है? V है। और इसमें क्या डिजॉल्व है? इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो क्या हो गए होंगे? वो आयंस के फॉर्म में होंगे, है ना? अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी कंडक्टेंस होगी कुछ, इस सॉल्यूशन की क्या होगी? कंडक्टेंस। किसकी वजह से? आयंस की वजह से। और कंडक्टेंस कब अच्छा होता है? जब जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा चार्ज कैरी होगा, उतना ज़्यादा करंट कैरी होगी। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ज़्यादा कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी जो होती है वो हम पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर करते हैं, अर्थात कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम या कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम ले लेता हूँ, दिख रहा है आपको? अब लेट से अभी इसमें लेट से 20 आयंस हैं। कितने आयंस हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के 20 आयंस हैं। अगर मैंने वॉल्यूम लेट से बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो अब जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे? और स्प्रेड हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो इस एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या या क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? पहले कोई भी यूनिट वॉल्यूम कहीं पे भी ले लो, लेट से मैंने कहीं भी एक यूनिट वॉल्यूम ले लो, तो हर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस होंगे? लेट से 20 आयंस हैं। जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया सॉल्यूशन का, तो अब आयंस स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो स्प्रेड होने से एक यूनिट वॉल्यूम में अब ज़्यादा आयंस होंगे कि कम आयंस होंगे? कम आयंस होंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? कम। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम। क्या समझ में आया? क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए आपको पर यूनिट वॉल्यूम देखना है, एक यूनिट वॉल्यूम में का कंडक्टेंस कितना है। अब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, तो कंडक्टेंस कम, कंडक्टेंस कम तो कंडक्टिविटी कम। क्या समझ में आया? हाँ, ये आपको देखना है। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक यूनिट वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक यूनिट वॉल्यूम है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। चलिए, अब अफेक्ट क्या होगा डाइल्यूशन का देख लेते हैं। आपने वाटर ऐड करा, डाइल्यूशन करा, तो अगर डाइल्यूशन होगा, एज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। अभी आपने देख लिया, समझ लिया है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एक यूनिट वॉल्यूम में देखना, कहीं भी ले सकते हो, ठीक है? सॉल्यूशन में कहीं भी किसी भी पोर्शन में आप यूनिट वॉल्यूम लोगे तो आप पाओगे आफ्टर डाइल्यूशन आपका नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए हैं। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या बात निकल के आई? डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करेंगे तो कप्पा या कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ये बात अच्छे से समझ जाओ, बच्चों को समझ में नहीं आती ये बात। क्या समझ में आया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। यहाँ पे कैप दिख रहा है आपको? हाँ, ये लैम्डा है, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम है जो मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ गिवन बाय लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा टाइम्स वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो देख लेते हैं। चलिए, मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V है,
और सपोज इसमें आपका क्या है, सी मोल्स किसके हैं इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट, इलेक्ट्रोलाइट के। तो सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके क्या हैं, प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में। गॉट इट। अच्छा, अब हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूले तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, यहाँ देखो, अगर सी मोल पर यूनिट वॉल्यूम है कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वी वॉल्यूम में सी, अगर सी मोल पर यूनिट वॉल्यूम आपका कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा। अगर सी मोल की जगह 1 मोल है, ठीक है, कितना है 1 मोल है, तो आप कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कप्पा बाई सी, ये कंडक्टिविटी है। तो 1 मोल के लिए आप कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो लैम्डा एम क्या निकल के आया, कप्पा बाई सी, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है, सी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और सी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपको पता ही है, 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी, तो वी ऊपर चले जाएगा, तो लैम्डा एम कितना आ जाएगा, कप्पा टाइम्स वी। तो क्या आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस तरीके से आपका डिराइव हो जाएगा। तो लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा टाइम्स वॉल्यूम, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी, और वी क्या है, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है तो लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा टाइम्स वी फॉर्मूला हो जाता है। तो अभी अगर एक से ज़्यादा होगा तो हाँ, अगर ये मोल एक से, तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोलोगे, जब सी मोल्स होंगे, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो सी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो कंडक्टिविटी कितनी हो गई, कप्पा के, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे। जब 1 मोल आपके इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तभी आप कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या समझ में आया, हाँ, जैसे स्क्वायर एक रोम्बस ही तो है, लेकिन कब हो जाता है, जब रोम्बस के डायगोनल्स बराबर कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। क्या समझ में आई बात, हाँ, ऐसे ही कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कब होगी, जब मोल्स आप 1 मोल लोगे। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सपोज ये सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन वी वॉल्यूम का है और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, आपने डाइल्यूशन कर दिया। तो डाइल्यूशन करने से देखो लैम्डा एम इजिकल टू क्या होता है, कप्पा टाइम्स वी। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो कप्पा क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, कम होता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो लैम्डा एम की वैल्यू को बहुत बढ़ाएगा। कप्पा की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन इतनी डिक्रीज नहीं होती कि लैम्डा एम की वैल्यू को बहुत डिक्रीज कर सके। लेकिन वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो लैम्डा एम की वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। और जो इसका इफेक्ट है कंडक्टिविटी का, कि वो मोलर कंडक्टिविटी को कम करेगा, उसे क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी तो आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल इंक्रीजेज ग्रेटली। इस वजह से जब भी डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी जब डाइल्यूशन होगा कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी। क्या समझ में आया, चलिए याद कर लेते हैं। रिमेंबर, क्वांटिटी कंडक्टिविटी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन डिक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। यहाँ तक सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर में। देखो यहाँ यहाँ HCl दे रखा है, देख रहे हैं आपको, और यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप नीचे को जा रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप डाइल्यूशन कर रहे हो, और पानी ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, और होते होते आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो यानी कि आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, जैसे ही नीचे को जाओगे आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो। डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी देखना है आपने, क्या देखना है, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको पता ही है बढ़ती ही जाएगी। HCl का केस है, आपका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डाइल्यूशन के साथ बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ रही है, देख रहे हो ट्रेंड, हाँ। ऐसे ही आपने KCl ले लिया तो यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज कर। KNO3 के केस में भी
लेकिन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्या? 120 से 146 हो गया, 129 से 149 हो गया, ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ देखो CH3COH के केस में ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुई, लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के करीब आ गए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। 5 से कितनी पहुँच गई? 390। यहाँ 426 पहुँची है, लेकिन 391 से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखो, यहाँ भी स्टार्टिंग में बहुत कम थी वैल्यू, और कहाँ तक पहुँच गई? बढ़ते बढ़ते 271। तो ये जो लास्ट के दो केसेस है ना, एक्चुअली ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के करीब होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है जैसे HCl हो गया, KCl हो गया, NaCl हो गया। ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं? ये आपके ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि लैम्डा एम इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन। तो आपने देखा था वो 129 से 149 पहुंच रहा है, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो विद डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेज। अच्छा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट रीचेज एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। दिस लिमिटिंग वैल्यू को हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं लैम्डा एम, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब डाइल्यूशन कितना करा आपने? इनफाइनाइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा एम जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो आप जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इनफाइनाइट से भी। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, जीरो मतलब कंसंट्रेशन जीरो हो गया। तो इन दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको? मोलर कंडक्टिविटी को। क्या बात समझ में आई? हाँ, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको पता है कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट इट अप्रोचेज जीरो। तो वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की लिमिट आ जाती है, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बात समझ में आई? हाँ, तो लैम्डा एम किसके बराबर हो जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में? लैम्डा एम नॉट के। क्या बात समझ में आई? क्योंकि लैम्डा एम नॉट क्या होता है? इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होता है? अप्रोचेस जीरो। तो इसलिए लैम्डा एम किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट के। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बात पकड़ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिबाई हकल ऑनसिंगर इक्वेशन। ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसने क्या देखा, हर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। उसने देखा कि अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करता हूँ तो उसकी एक मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी, वो तो कांस्टेंट होगी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या रिलेशन दिया है? लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर है? लैम्डा एम नॉट माइनस ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सी। सी क्या है आपका? कंसंट्रेशन है। ए क्या है? कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन इज वैलिड एट लो कंसंट्रेशंस पे। ये इक्वेशन क्या करती है? वैलिड करती है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिलेशन है, तो हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया। ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। लैम्डा एम इजिकल टू क्या है? लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। अब थोड़ी सी मैथ्स आने वाली है इधर पे। मैंने HCl लिया है लेट से, उसका ग्राफ ये बना हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ सी। और ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर मैं यहाँ पे लैम्डा एम को y मान लेता हूँ, y एक्सिस में मैंने ड्रॉ करा है देखो, और रूट सी को क्या मान लूँगा मैं? x। तो एक इक्वेशन बनेगी y और x में, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो माइनस एम, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या हो जाएगा? स्लोप। और स्लोप कितना होगा? जो x के साथ लगा है माइनस ए। और c क्या हो जाएगा आपका? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट c होता है, और c हमारा क्या हो गया? एक कांस्टेंट है लैम्डा एम
constant. नॉट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये आपकी क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो ये हमारी क्या मिल रही है कि कौन सी इक्वेशन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। तो दिख रहा है आपको HCl का जो ग्राफ आएगा लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी, कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऐसे ही KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कितना आ रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखोगे, जब आप इधर पहुँचोगे, देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जा रहे हो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हो, तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, जैसे ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, ये जो ग्राफ है ये कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस में मिलेगा। तो वाई एक्सिस में किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा एम की, और वो लैम्डा एम की वैल्यू वाई एक्सिस में क्या कहलाएगी, लैम्डा एम नॉट। और ये लाइन जहाँ वाई एक्सिस को कट करती है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ओरिजिन से आप ये डिस्टेंस को मेजर करोगे तो क्या आएगा, इंटरसेप्ट, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू। तो लैम्डा एम नॉट के बराबर कब होगा, जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस को लाइन क्या करेगी, कट करेगी। समझ में आया, इंटरसेक्ट करेगी। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। और वहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू को क्या बोलेंगे, लैम्डा एम नॉट। समझ में आ गया, चलिए। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, किसके लिए है ये ग्राफ, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं सॉल्यूशन में, अगर NaCl को बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बताओ कैटाइन कितना है, 1 चार्ज है, एनाइन का 1 है। ऐसे ही CaCl2 ले लो, तो Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव होंगे। अब देखो ये Cl का कितना चार्ज है, लोवेस्ट वाला पहले ले लेंगे, 1 चार्ज है, -1, और इसका 2, तो ये कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, 1-2। MgSO4 2:2 हो जाएगा। Al3 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो 1:3। अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेट से 1-1 टाइप का, जैसे NaCl KCl एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए जो A की वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट होता है A, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेम टाइप हैव द सेम कांस्टेंट A। आपने देखा ना, ऑन सिंगर इक्वेशन में A है, तो आप ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा किस टाइप का है। अगर 1-1 टाइप का है तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स 1-1 टाइप के हैं उनके लिए A की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो ये वैल्यू आपको पहले से दी होगी। क्या समझ में आया, आगे हाँ, इसकी वैल्यू यही क्यों रहती है, देखो ये तो अभी रेशियो में क्यों लेते हैं, नहीं रेशियो में नहीं लिया, एक टाइप बता रहे हैं कि जैसे NaCl KCl क्या एक टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे बताया आपने, कैटाइन और एनाइन 1-1 है चार्ज। ऐसी CaCl2 MgCl2 क्या एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक ही टाइप के हैं, CaCl2 MgCl2। CaCl2 क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, MgCl2 Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो 1:2 के ही तो होंगे दोनों। तो कैसे बताया मैंने कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप के हैं, इस वैल्यू से 1:2 से, कि सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो ये है। तो उसके लिए देखा गया एक्सपेरिमेंटली A की वैल्यू सेम आती है। क्या समझ में आ गया। अब आते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन है, CH3COH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब इनका बिहेवियर कैसा देखा गया कि जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, ग्राफ में देखो आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ। आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। क्या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है जब कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो या डाइल्यूशन करते जा रहे हो, नहीं बढ़ रही है, लगभग बहुत ही कम, स्लाइट चेंज आ रहा है। लेकिन जैसे बहुत डाइल्यूशन हो गया उसके बाद देखो फिर कर्व कैसा हो गया, बिल्कुल शार्प।
तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास में लैम्डा एम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये कर्व आगे तक जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो किसको इंटरसेक्ट कर रहा था? वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस लेकिन ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस को मिलेगा लेकिन कहाँ? इन्फिनिटी में। अभी कहीं नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा ये कर्व वाई एक्सिस को? इन्फिनिटी में। क्या आपको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिल पाएगी इसके केस में? क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट करेगा वही आपका लैम्डा एम नॉट की वैल्यू होगी। तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाके करेगा। तो उसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? उसकी ये वैल्यू क्वेश्चन अराइज होता है। जीरो जाएगी। इसकी वैल्यू जीरो कैसे हुई? अगर ग्राफ को देखेंगे तो इन्फिनिटी मिल रहा है, तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू इन्फिनिटी थोड़ी नहीं होगी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी। तो इस केस में कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली ऑन डाइल्यूशन से बहुत शार्पली इंक्रीज होती है। किसकी वैल्यू? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। किस केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इट कैन बिहेवियर कैन नॉट डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट बाय एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उस केस में कर्व कैसा जा रहा था? कुछ इस तरीके से जा रहा था लेफ्ट की तरफ। लेकिन आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कर नहीं सकते हो। क्या इन्फिनिटी अमाउंट में वाटर ऐड कर लोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन ये कर्व स्ट्रेट जा रहा है, तो आप थोड़ा बहुत निकाल के फिर आगे एक्स्ट्रापोलेट कर देना। क्या कर देना? एक्स्ट्रापोलेट। क्योंकि आपको पता है यही कर्व फॉलो करेगा वो स्ट्रेट लाइन का, तो आगे आपको वैल्यू मिल जाएगी इसको एक्स्ट्रापोलेट करने से। इसे एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन कर ही नहीं सकते हो, जाते रहोगे इन्फिनिटी में, कभी मिलेगा ही नहीं। इन्फिनिटी में जाके मिलेगा। ठीक है। तो अब लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे ऐसे केस में? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉलरॉस लॉ। ये हम आगे पढ़ेंगे कॉलरॉस लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग कॉलरॉस लॉ। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। आपने क्या पढ़ा है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस पहले ले लेते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आर ओनली पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। मतलब आपने वाटर में ऐड किया, कितना परसेंट डिसोसिएट होंगे? 4-5%। तो आयंस क्या होंगे? कम। समझ में आया? अब ड्यूरिंग डाइल्यूशन आपने डाइल्यूट करा, पानी और ऐड करा, तो इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अब और आयंस आएंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज होगा और आयंस क्या आ जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। मोर आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो इससे मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आप निकाल सकते हो। आप मोलर कंडक्टिविटी ले लो, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता है उसमें, क्योंकि लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी का क्या है? कर्व है, ग्राफ है। तो अगर आपको सी पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा एम भी पता चल जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट कैसे निकालोगे? लैम्डा एम नॉट कॉलरॉस लॉ से। आ गया? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, कितना आ जाएगा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये अप्रॉक्सीमेटली आता है। कैसा आता है? साइंटिस्टों ने ये देखा कि अप्रॉक्सीमेटली अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट के रेशियो के बराबर आता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी एट इन कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम नॉट क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ? स्टार्टिंग में डाइल्यूट कर रहे थे आप, नंबर ऑफ मोल्स उतने बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, इसलिए कर्व ऐसा था, पैरेलल जा रहा था। लेकिन आपने देखा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के करीब आया उस समय डिसोसिएशन बहुत हो जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के आसपास तो 100% लगभग हो जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो कंडक्टिविटी बहुत शार्पली बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ तो पहले से ही आयंस 100% क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है आयंस में। क्या अब डाइल्यूशन करके और आयंस बढ़ेंगे? लेकिन फिर भी लैम्डा एम बढ़ रहा था। ग्राफ में देखा आपने? आखिर इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटली आयनाइज्ड, तो व्हाई डज स्टिल लैम्डा एम इंक्रीज? बढ़ता क्यों है? बिकॉज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैव स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में,
लेट से मैंने 2 आयंस ले लिया, एक ले लिया मैंने पॉजिटिव, एक ले लिया मैंने नेगेटिव नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दिख रहा है आपको? सर इसको बोलेंगे इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन की वजह से क्या इनकी मोबिलिटी अफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी। क्या आसानी से इधर से उधर मूव कर पाएंगे, माइग्रेट कर पाएंगे? नहीं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन से क्या हो जाएगा? बहुत सारा वाटर ऐड हो गया, वॉल्यूम बहुत सारा बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बहुत सारा बढ़ गया तो आयंस आप क्या हो जाएंगे? वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वो थोड़ा दूर चले जाएंगे। पॉजिटिव यहाँ हो गया और नेगेटिव यहाँ हो गया, सब आयंस दूर दूर चले जाएंगे। तो इससे इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या होगा? वो बहुत वीक हो जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज, तो इससे आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और आयनिक मोबिलिटी अच्छी होने से मोलर कंडक्टिविटी और अच्छी होगी। क्या आपको समझ में आया? सर तो मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टेंस अच्छा हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कंडक्टेंस अच्छा हो गया किसका? आयंस का, तो कंडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? सर हाँ। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शंस बिकम्स नेग्लिजिबल, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का के केस में ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज करती है। नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, वो कारण नहीं है, बल्कि कारण क्या है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, जिससे आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है। इसके वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्या आपको समझ में आया? हाँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या था? वहाँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका आयंस बहुत ज़्यादा बन जा रहे थे, तो उससे क्या हो गया? कंडक्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी आपकी बढ़ गई। क्या समझ में आया? अब हम आते हैं कॉलरॉस लॉ में। स्टेटमेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर आपने डाइल्यूशन कितना कर दिया? इनफाइनाइट, ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। तो ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आप टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, क्या निकालना चाहते हो? टोटल मोलर कंडक्टिविटी। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा? आपके जो आयंस होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे? बहुत दूर, और वो इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब हर आयन का अपना क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। और भी आयन बने होंगे, जैसे NaCl में कितने आयन बने होंगे? 2, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और Cl नेगेटिव की जो होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों की अलग होगी। लेकिन जब आप दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फॉर AX/BY, AX/BY देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ये जब टूटेगा तो कौन से आयंस देगा? ए में कौन कितना पॉजिटिव होगा? Y पॉजिटिव। कितना अमाउंट में है? X अमाउंट में। प्लस B में कितना चार्ज होगा? X नेगेटिव। और कितना है? ऐसे टूटेगा। तो आप मोलर कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कैसे निकालेंगे? दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे आयंस बने हैं, कौन कौन से आयंस बने हैं? A एंड AY पॉजिटिव एंड B X नेगेटिव। तो ये आपका क्या होगा? कैटायन। प्लस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी एक मोलर कंडक्टिविटी होगी, लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ लैम्डा कौन सा होगा? जो वेवलेंथ वाला है। और अगर सॉल्यूशन का आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो कैप वाले लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा कैप वाला मतलब सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी बताएगा, और लैम्डा वेवलेंथ वाला किसकी मोलर कंडक्टिविटी बताएगा? आयंस की। सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, क्या याद रहेगा? अच्छा, तो लैम्डा नॉट पॉजिटिव लिख दिया, इसका मतलब कैटायन की क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी। क्या समझ में आया आपको? सर हाँ, इसका इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, इसका कितने नंबर ऑफ कैटायंस होंगे? एक्स। उसको लेट से आपने न्यू प्लस से दे दिया, इन्होंने अपने हिसाब से कैसे दे दिया? न्यू प्लस से। प्लस दूसरा है एनाइन, एनाइन को इन्होंने लैम्डा नॉट नेगेटिव से दे दिया, ये उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। और उसमें कितने वो हैं आपके नंबर ऑफ एनाइंस? वाई, इन्होंने न्यू नेगेटिव से रिप्रेजेंट करा है उसे। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं? टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकाल सकते हो? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा नॉट किसका होता है? लैम्डा नॉट किसका होता है? लिमिटिंग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, या इसको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, क्योंकि आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये बताता है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl का। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब टूटेगा कौन से आयंस बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपने सॉल्यूशन में ये आयंस देगा। तो ये NaCl सॉल्यूशन का क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख लेंगे, लैम्डा नॉट किसकी? कैटाइन की, Na पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, गॉट इट? प्लस इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी होगी Cl नेगेटिव। अच्छा, इनके वो बताइए नंबर ऑफ कैटाइंस कितना है? 1, तो लिखने की ज़रूरत है। इसके नंबर ऑफ एनाइंस 1, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा। क्या समझ में आया? अब हम ऐसा करते हैं, दूसरा केस लेते हैं। अब हम KNO3 का केस ले लेते हैं। KNO3 को डिसोसिएट करो, कौन कौन से आयंस बनेंगे? K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। नंबर ऑफ कैटायंस 1 है और नंबर ऑफ एनाइंस, नंबर ऑफ कैटायन 1 है, नंबर ऑफ एनाइंस 1 है। तो इसके लिए लिख सकते हो लैम्डा नॉट एम भी लिखो, इजिकल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। MgCl2 का क्या सही लिखा है? देखो मैं खाली डिसोसिएट करूँगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ 2 लगेगा, मानते हो? आगे बढ़ते हैं। अब इसे डिसोसिएट करते हैं, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा? 2Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 कितने हैं? 3, 3SO4 2 नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस 2 हैं, प्लस 3 लैम्डा नॉट सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। क्या समझ में आया? कॉलरॉस लॉ लगाना आ गया। जो भी इलेक्ट्रोलाइट अपने सॉल्यूशन में जो आयंस देगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है? इंडिपेंडेंट होने वाला है ना। उनका जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, उन सारे आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम किसके बराबर आ जाएगा? टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? अब एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉस लॉ अप्लाई करना सीखते हैं। पहला केस, कैलकुलेशन ऑफ। अब मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लैम्डा नॉट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रापोलेशन से लैम्डा एम नॉट नहीं मिल पाता है ग्राफ में। तो मैंने बताया था वहाँ पे कैसे निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, थ्रू कॉलरॉस लॉ। कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे CH3COH है, CH3 ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उनका तो निकाल सकते हैं ग्राफ से। मानते हो इस बात को? अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक साल्ट है। CH3CONa भी एक क्या है? साल्ट है। तो इन सब का तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें निकालना है CH3COH का। तो कैसे निकालेंगे वो आप देख लो। देखो, अगर मैं लैम्डा नॉट पूछूं CH3COH का, तो बताओ किन आयंस में टूटेगा CH3COH? CH3CO नेगेटिव प्लस
एच पॉजिटिव, तो ओ तो ले ले चुका हूँ ना, तो इनका इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगा तो इनके इंडिपेंडेंट अलग क्या ले लेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इनके आयंस कितने बनेंगे, CH3COH जब डिसोसिएट होगा कौन से आयंस देगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ आयंस पता चल रहा है 1 and 1, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। इन दोनों का सम आपको पता चल गया, अगर इन दोनों का सम आपको पता चल जाए तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, मानते हो। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, लैम्डा नॉट CH3CONA, CH3CONA को तोड़ो, डिसोसिएट करो, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो उसको लिख सकते हो आप, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट HCl को लिख सकते हो, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस, आप देखो साल्ट वाला जो है ना उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस करेंगे, क्यों, देखो इसको लिखो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लेकिन माइनस होने के कारण वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब यहाँ थोड़ा सा फोकस करना, कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये और दूसरा Na पॉजिटिव भी, इन सबको ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दिख रहा आपको क्या बचा है, CH3COH एंड H पॉजिटिव। जब ये दोनों का एडिशन आपको पता चल जाएगा तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों का एडिशन इन राइट हैंड साइड से निकल जाएगा, तो इन तीनों का जो दो का सम और एक का सब्ट्रैक्शन आपका ये दोनों चीज़ें दे रहा है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों की वैल्यू जैसी मिलेगी वो इसके बराबर हो जाएगा CH3COH के। क्या पता चला आपको, हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है, कैसे ऑपरेट करना है, ऑपरेशन क्या लगाने हैं। तो मैंने क्या करा, CH3CONA में HCl को जोड़ा और माइनस NaCl कर दिया, क्योंकि CH3CONA और HCl से आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा लैम्डा नॉट, लेकिन उनको हटाना है क्योंकि वो पिक्चर में है ही नहीं, CH3COH के पिक्चर में वो दोनों आते ही नहीं है, तो उनको हटाने के लिए मैंने NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपका आ गया। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl तो पिक्चर में है ही नहीं, NH4 पॉजिटिव है और OH नेगेटिव, यहाँ से OH नेगेटिव आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, लैम्डा नॉट लिख लोगे, ठीक है। हाँ, अब माइनस कर देंगे क्योंकि NaCl चाहिए नहीं, Na पॉजिटिव चाहिए नहीं और Cl नेगेटिव भी चाहिए नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करके दोनों गायब, बचेंगे क्या, ये दोनों, दिख रहा है आपको, और इन दोनों का एडिशन ही आपकी इसकी वैल्यू देगा। क्या मानते हो इस बात को, ये ऑपरेशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आ जाएगा आपको, बस ये याद रखो। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, याद है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट,